अस्सलामुअलैकुम। डर्मेटोलॉजी मॉड्यूल को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सोरियासिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डर्मेटोलॉजी मॉड्यूल। कोशिश करूंगी कि इसको इजी करके आपको समझा सकूं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी को जितना इजी हो सका है मैंने करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। सो बेसिकली जो सोरियासिस है एक ही क्रॉनिक कंडीशन है, एक्यूटली डेवलप नहीं होती, इट विल टेक टाइम, क्रॉनिकली डेवलप होगी। इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के साथ साथ जो है हमारे जो केराटिनोसाइट्स होते हैं उनकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन मिल रही होती है। नाउ इट कुड बी ट्रिगर्ड बाय बोथ जेनेटिक फैक्टर्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब इसकी फैमिलियल फॉर्म भी है, जेनेटिक में भी है, हेरिडिटरी भी रन कर रही होती है, और सेकेंडली ये स्पोराडिक भी हो सकती है, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी डेवलप हो सकती है। सो इन अ सिंपल वर्ड अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, सो इट इज़ अ क्रॉनिक स्किन कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ द केराटिनोसाइट्स एंड इट कुड बी बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस अंडर जो है ये डेवलप हो सकती है। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि कुछ जगहों पे लिखा हुआ है मेल्स और फीमेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और कहीं लिखा हुआ है कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने ये बहुत अच्छे से समझना है। बेसिकली सोरियासिस की जो एज है ना वो बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे हम इसे पढ़ते हैं। बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि 16 to 22 ईयर्स, दिस इज़ द यंग एज, इसमें पीक मिलता है इस डिजीज़ का ना। अब बीसीक्यू में पूछा जाता है कि जो 16 to 22 ईयर्स की जो एज में पीक ऑफ द सोरियासिस मिल रहा है, सो इसकी कॉज क्या है। सो इट विल बी जेनेटिक। ये जेनेटिकल फैक्टर्स होंगे जो कि सोरियासिस को कॉज कर रहे होंगे, और ये बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म ऑफ द सोरियासिस होती है जो इस एज ग्रुप में होगी। जबकि लेट ऑनसेट ऑफ द सोरियासिस भी होता है बिटवीन 57 to 60 ईयर्स एंड इट इज़ ए स्पोरेडिक फॉर्म। कोई इन्फेक्शियस कंडीशन, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डेवलप करवाएगा, और ये एज़ कम्पेयर टू दैट 16 to 22 ईयर्स वाली सोरियासिस है, ये थोड़ी सी माइल्डर फॉर्म होती है। सो इसका मैंने कॉजेटिव फैक्टर्स भी बता दिया, बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा दी कि भाई अगर 16 to 22 है तो जेनेटिक, और 57 to 60 है तो स्पोरेडिक फॉर्म है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी में आई हैड डिवाइडेड इट इनटू 3: इम्यूनिटी, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। इम्यूनिटी की बात की जाए तो हमारे पास इसमें इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं ना, जो साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन 23 स्पेशली, उसका बहुत रोल होता है। इंटरल्यूकिन 23, 36, ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं ना, ये लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन करवाना शुरू कर देते हैं, उनकी एक्टिवेशन करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्यून रिएक्शन डेवलप होता है। जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाता है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द स्किन डिजीजेस, जैसे मैंने आपको एक्जिमा वगैरह भी पढ़ाया था, कि उनमें भी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इसमें जेनेटिक भी हो सकती है कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। देन इसके लिए जो आपने म्यूटेशंस लाजमी याद रखनी है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजेंस की, दैट इज CW6, लाजमी याद रखना है। देन HLA-B27, B27 का जो है आपने जिक्र तब करना है जब आपके पास सोरियाटिक आर्थराइटिस का केस होगा। सोरियाटिक आर्थराइटिस में HLA-B27 की म्यूटेशन होती है। देन SOR1, PSOR, SOR1 जो होता है क्रोमोसोम 6p21.3, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा SOR1 जीन, उसकी म्यूटेशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू द इन्फेक्शन, ड्रग्स एंड अदर्स। इन्फेक्शन में थ्रोट इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कुड बी अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर द सोरियासिस। कौन सी तरह का सोरियासिस? ग्यूटैट सोरियासिस। ये इन डिटेल अभी मैं सारी टाइप्स पढ़ाऊंगी, तो उसमें एक आएगी ग्यूटैट सोरियासिस, और उसमें भी बताऊंगी कि उसका जो रिस्क फैक्टर है दैट इज अ स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। ड्रग्स आपने याद रखनी है, और उसमें पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी ड्रग्स सोरियासिस को कॉज करवा सकती हैं। उसमें आ जाता है बीटा ब्लॉकर्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अल्फा इनहिबिटर्स, लिथियम, स्टेरॉइड्स, एस इनहिबिटर्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स। ये सारी ड्रग्स होती हैं जो कि सोरियासिस को की रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। अदर्स की बात की जाए तो उसमें आ जाता है सनलाइट। सनलाइट जो होती है ये हमारे पास कुड बी अ रिलीविंग फैक्टर एज वेल एज एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, यानी सनलाइट ना दोनों तरह से काम कर सकती है, कि रिलीव भी कर सकती है डिजीज़ के लिए, बेहतर भी साबित हो सकती है, और एग्रीगेट भी कर सकती है। स्ट्रेस, बाकी जितने भी ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई ट्रॉमा है, या हार्मोन्स लाइक हाइपोकैल्सीमिया या इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल्स, दीज ऑल आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर द सोरियासिस।
अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लीजन की। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है बेसिकली हमने वो पढ़ ली। अब हो क्या रहा होता है इसमें, बेसिकली जो कैरोटिनोसाइट्स होते हैं, दीज आर द स्किन सेल्स। ये नॉर्मली जो है ये हमारे पास कहाँ बन रहे होते हैं, बेज़ेल लेयर, दैट इज द स्ट्रेटम बेज़ेल ऑफ द एपिडर्मिस। स्ट्रेटम बेज़ेल ऑफ द एपिडर्मिस कैरोटिनोसाइट्स को सिंथेसाइज करती है, फिर कैरोटिनोसाइट्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। अब होता क्या है कि ये जो पूरा सेल्स का बनना, उनकी माइग्रेशन, ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो 23 डेज में कंप्लीट होता है। ये जो पूरा सेल का टर्नओवर है कितने दिन लगाता है, 23 डेज। लेकिन सोरियासिस में क्या होगा, ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेटिव लीजन होती है कि जो हमारे पास केराटिनोसाइट्स 23 डेज में बन रहे थे और माइग्रेट हो रहे थे, वो 3 to 5 डेज में बनना और माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो हाईली प्रोलिफरेटिव लीजन है, केराटिनोसाइट्स जो होंगे वो बहुत रैपिडली प्रोलिफरेट होते जाएंगे। नाउ इसकी वजह से जो केराटिनोसाइट्स की एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाएगी, दैट इज नोन एज हाइपरकेराटोसिस। और साथ ही साथ जो केराटिनोसाइट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस भी रिटेन रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, ए न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं जब ये सुपरफिशियल लेयर तक आते हैं, बट इन केस ऑफ सोरियासिस दे रिटेन देयर न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज पैराकेराटोसिस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट साइन जो आपने याद रखना है सोरियासिस में, दैट इज द ऑस्पर्ड साइन। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो सोरियासिस की लीजन होती है ना वो स्केली लीजन्स होती हैं, इरिथमेटस लीजन होती है विद द सिल्वर स्केल्स। सो वो जो स्केल्स होते हैं ना, जब आप उसको हटाते हैं, उन्हें जैसे पंचर करने की कोशिश करें या हटाने की कोशिश करते हैं ना, सो उन्हें स्क्रेप्ड ऑफ करते हुए क्या होगा कि वहाँ से ब्लीडिंग हो जाएगी। सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द सोरियासिस, ऑस्पर्ड साइन, दैट देयर विल बी अ ब्लीडिंग स्पॉट्स व्हेन द सोरियासिस स्केल्स आर स्क्रेप्ड ऑफ। टिपिकल पेशेंट, ये कुछ क्लासिकल फीचर्स हैं जो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में भी बताया, वही पॉइंट्स रिपीट हैं। जैसे एज ऑफ ऑनसेट का जो पीक होता है वो 16 to 22 ईयर्स और 28 ईयर्स जो होता है वो होता है, यानी अर्ली 30s में। देन फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। फैमिली हिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है कि जो ऐसे पेशेंट्स जिनकी सिंगल पेरेंट को अगर सोरियासिस है तो उनमें 60% चांस है कि बच्चे को भी होगी, और अगर बोथ पेरेंट्स को है सो 50% देयर इज अ चांस दैट द चाइल्ड विल डेवलप सोरियासिस। ट्रिगरिंग फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, ट्रॉमा। देन वी हैव लीजन्स इम्प्रूव्ड बाय सनलाइट। ये भी मैंने बताया था कि सनलाइट एग्रीगेटिंग फैक्टर में भी आता है और इम्प्रूविंग फैक्टर में भी आता है। कॉर्बनर्स फिनोमेना क्या होता है कि जो सोरियाटिक लीजन है वो डेवलप हो जाए एट द साइट ऑफ कोई स्किन ट्रॉमा हुआ है माइनर से, या वहाँ पे प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन है, तो ट्रॉमा या लीजन वाली जगह पे सोरियासिस का डेवलप होना इज अ कॉर्बनर्स फिनोमेना। इचीनेस होती है, बट एज कम्पेयर टू द एक्जिमा इचीनेस इज माइल्ड। एंथ्रोपैथी भी एसोसिएटेड होती है। सोरियाटिक आर्थराइटिस जो होता है ना, उसकी बात हो रही है कि इसमें जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी मिल रही होती है इन द सोरियासिस पेशेंट। देन उसके बाद सोरियासिस की सिवियरिटी को हम जो है इसकी इस बेस पे करते हैं कि कितना बॉडी एरिया, बॉडी सरफेस एरिया ये कवर कर रही है। सो उसके लिए हमारे पास एक स्केल होता है, दैट इज psoriasis area and severity index, that is PASI, psoriatic area and severity index के ज़रिए से आप उसकी severity को पता कर सकते हैं और साथ ही साथ कितना बॉडी सरफेस एरिया वो कवर कर रही है ये पता चलेगा। सो अगर जो हमारे पास PASI ए स्केल पर लेस देन 3% जो है बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, सो दैट विल बी अ माइल्ड केस ऑफ द सोरियासिस। 3 to 10% इन्वॉल्व हो रही है, सो दैट विल बी अ मॉडरेट, बट इफ the body surface area is more than 10%, then it is a severe case of the psoriasis. Site mostly जो site होती है, that is the scalp, elbow, sacrum and palm regions. Clinical presentation की बात की जाए, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि इसमें erythematous plaque बना हुआ होगा, that will be covered by silvery scales. उसके बाद जो है इसमें आपने ना ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली जो याद रखनी है, दैट इज द सिल्वरी स्केल्स। सिल्वरी स्केल से रिलेटेड आपसे बीसीक्यू में पूछा, आपको जो केस सिनारियो मिला देंगे उसमें सिल्वरी स्केल का ज़रूर जिक्र होगा, जिससे आपको पता चलेगा द केस इज़ अबाउट सोरियासिस। सो ये याद रखना है आपने। देन उसके बाद ये इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइट, कॉजेटिव फैक्टर्स, इन्हें हम इन डिटेल ज़रा पढ़ लेते हैं। क्रॉनिक प्लैक सोरियासिस, जो क्रॉनिक प्लैक सोरियासिस है ये मोस्ट कॉमन है। सोरियासिस की जो कॉमनेस्ट फॉर्म होती है, दैट इज़ द क्रॉनिक प्लैक सोरियासिस। और जो मैंने आपको प्रीवियस ऑस्पर्ड साइन बताया है वो भी इसी लीजन में, इसी टाइप में मिल रहा होता है। इट विल अपेयर इज अ रेड स्केली थिकन पैच ऑफ द स्किन, एरिथमेटस पैच मिल रहा होगा आपको इसमें। देन वी हैव अ ग्यूटेट सोरियासिस, जो गटक सोरियासिस होता है, द वर्ड ग्यूटा इज मीन्स ड्रॉप। सो आपने इसके वर्ड्स याद रखने हैं कि ग्यूटेट सोरियासिस में आपको क्या मिलेगा, रेन ड्रॉप अपीयरेंस।
इससे रिलेटेड ना 2-3 बातें आपने याद रखनी है। क्यूटेड सोरियासिस है, नंबर 1 रेन ड्रॉप अपीयरेंस, नंबर 2 एडल्ट को इन्वॉल्व कर रहा होगा, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है इसमें, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सोर थ्रोट मिल रहा होगा इसमें, आपके स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन मिलता है प्रियोर टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्किन लीजन। ये 4 बातें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। Raindrop appearance, positive family history, adolescents, individuals are involved, and we have a history of sore throat. इसके बाद प्लैग्स बन जाते हैं ओवर द ट्रंक्स एंड द लिम्स। बेसिकली ये ट्रंक और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ को इन्वॉल्व कर रहा होता है। इसका ऑनसेट बहुत सडन होता है लेकिन ये कम्प्लीटली रिजॉल्व भी हो जाता है। देन वी हैव palmoplantar pustular psoriasis PPP, palmoplantar यानी पांस एंड जो हमारे पास प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट होती है, दीज टू विल बी द साइट ऑफ इन्फेक्शन। पिस्ट्यूलर का क्या मतलब है, इसमें पस बन रही होगी, पिस्ट्यूल्स बन रहे होंगे, सो पांस एंड सोल्स पे पिस्ट्यूल्स बनेंगे, दिस वुड बी स्टेराइल पिस्ट्यूल्स के, इसमें कोई कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। सो दीज विल बी येलोइश टू ब्राउनिश इन कलर और स्केलिंग से इनकी एसोसिएशन होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड जो आपने लाजमी जो बात याद रखनी है दैट इज़ ये हमारे पास स्मोकर्स में कॉमन होता है। सो इसका जो रिस्क फैक्टर होता है दैट इज़ स्मोकिंग। देन वी हैव अ जनरलाइज्ड पिस्ट्यूलर सोरियासिस। तो अभी तक मैंने जितनी टाइप्स पढ़ाई हैं दे वर ऑन द पांस, दे वर ऑन द सोल्स, दे वर ऑन द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ या ट्रंक पे थे, मतलब एक स्पेसिफिक साइट थी सबकी। अब ये है जनरलाइज्ड, पूरी बॉडी आपकी इन्वॉल्व हो रही होगी। जब पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही होगी तो डिजीज़ की कंडीशन भी थोड़ी सिवियर हो जाएगी। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनस्टेबल सोरियासिस, कि ये थोड़ी सी हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग में भी कंडीशन जा सकती है। इट इज़ अ सिवियर अनस्टेबल सोरियासिस। नाउ जेनेटिक म्यूटेशंस ऑफ द जनरलाइज्ड पिस्टुलर सोरियासिस की अगर बात की जाए, सो जितनी मैंने आपको म्यूटेशंस बताई थी उसके अलावा जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व हो रहा होता है जीन, दैट इज़ द IL-36 RN जीन। ये IL-36 RN जीन क्या इनकोड कर रहा होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंटरल्यूकिन 36 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को जो होते हैं वो इंक्रीज कर रही होती हैं। सो इसमें क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है सोरियासिस, तो इसमें हमारे पास IL-36 RN जीन की म्यूटेशन हो जाएगी जिसकी वजह से ज़्यादा ये इंटरल्यूकिन 36 के रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट बनना शुरू होंगे और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। स्किन लीजन की बात की जाए, सो देयर विल बी स्टेराइल पिस्ट्यूल्स अलॉन्ग विद एरिथेमेटस पेनफुल स्किन। पिस्ट्यूल्स जो होंगे वो ड्राई हो जाएंगे और स्किन की डिस्क्वामेशन हो जाएगी। इसकी जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है दैट इज़ द विड्रॉल ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, कि एक पेशेंट है वो क्रॉनिकली जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा था और उसने अचानक से इसे छोड़ दिया, दैट विल कॉज जनरलाइज्ड पिस्टुलर सोरियासिस। बेसिकली कोई भी अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा होता है तो उस पेशेंट को हमेशा काउंसिल किया जाता है रिलेटेड टू द विड्रॉल ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, कि आपने कैसे इसे छोड़ना होगा, कि एक टेपरिंग ऑफ मैकेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंगली। खैर, जो मेन बात आपने यहाँ पे लाजमी याद रखनी है दैट इज़ withdrawal of the corticosteroid therapy is a triggering factor for the generalized pustular psoriasis. Then we have acropustulosis। ये हमारे पास बच्चों में कॉमन होता है, जो बर्थ से लेकर 2 to 3 years ऑफ लाइफ तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता है। नील्स, फिंगर टिप्स, पाम्स एंड सोल्स अफेक्ट हो रहे होते हैं। इसमें भी प्लूराइटिक वेजिकोपिस्टुलर लीजन्स बन जाती हैं विद अ ब्रिस्क इन्फ्लेमेशन। देन वी हैव अ फ्लेक्सुरल सोरियासिस, जिसमें फ्लेक्सुरल सोरियासिस में सेम है, एरिथेमेटस लीजन होगी, स्केली लीजन होगी, बट बनेंगी कहाँ पे, वो स्किन फोल्ड्स में बनेंगी। सो द साइट विल बी एक्सिला, ग्रोइन, नेटल क्लेफ्ट एंड बिनेथ द ब्रेस्ट। देन स्कैल्प सोरियासिस विल इन्वॉल्व द स्कैल्प रीजन। अब स्कैल्प में हमने एक्जिमा में कंडीशन पढ़ी थी सेबोरिक डर्मेटाइटिस, तो उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसमें जो स्कैल्प सोरियासिस होगी ना, सोरियासिस के पेशेंट में इचिनस नहीं होगी, जबकि डर्मेटाइटिस के पेशेंट में इचिनस बहुत ज़्यादा होती है। एलोप्लेशिया की कोई कंप्लेन नहीं होगी, डर्मेटाइटिस में एलोप्लेशिया की कंप्लेन होती है। और हेयर लाइन जो होती है वो क्रॉस करती है सोरियासिस की कंडीशन। सो दीज 3 आर द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ द सोरियासिस एंड सेबोरिक डर्मेटाइटिस। नैपकिन सोरियासिस में अगेन डिफ्यूज एरिथेमेटस इरप्शंस मिल रही होती हैं विद द एक्सुडेटिव फ्लूइड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नील सोरियासिस। इसके ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपने अच्छे से याद रखने हैं, अपने फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मिलता है आपको, नंबर 1 है स्पिटिंग, दैट इज अ स्मॉल डिप्रेशन इन द नेल प्लेट। नेल प्लेट में आपको क्या मिलेगी, डिप्रेशन मिल रही होगी।
अब ये पिटिंग आपको क्यों मिल रही होती है? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सेल्स। देन ऑन्कोलाइसिस जो है दैट इज कि आपकी जो ये नेल प्लेट है ये नेल बेड से उखड़ रही हो, मतलब नेल का टूटना निकलना। सो देयर विल बी द लाइसिस ऑफ द नेल्स। इसमें क्या होगा, जो नेल प्लेट है वो लिफ्ट अप हो रहा होगा फ्रॉम द नेल बेड। देन वी हैव अ ब्यूज लाइन। ब्यूज लाइन क्या होती है? ये एक ग्रूव की तरह अपेयर करता है। कैसा होता है कि यहाँ से लेके इस तरीके से ग्रूव बन जाता है आपके पूरे नेल के ऊपर, फ्रॉम वन साइड टू लेके अनदर। ग्रूव जो है ये बता रहा होता है कि यहाँ से अब आपकी जो नेल ग्रोथ है वो अरेस्ट हो गई है, मजीद नेल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देन वी हैव स्प्लिंटर हैमरेजेस। स्प्लिंटर हैमरेजेस कैसे होते हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल हैमरेजेस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द डायलेटेड कैपिलरीज। देन वी हैव सब अंगुल हाइपरकेराटोसिस। अब हाइपरकेराटोसिस का क्या मतलब है? केराटिनोसाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही होगी। सो उनकी जब डेपोजिशन होगी, सो दैट विल अपीयर एज चॉकी वाइट मटेरियल अंडर द नेल, दैट इज सब अंगुल हाइपरकेराटोसिस। तो 5 बातें आपने क्या क्या याद रखना है? पिटिंग ऑफ द नेल्स, देन वी हैव ऑन्कोलाइसिस, ब्यूज लाइन, स्प्लिंटर हैमरेज एंड सब अंगुल हाइपरकेराटोसिस। सो ये आप याद रखेंगे बिकॉज दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Then next we have erythrodermic psoriasis. Now जैसे जनरलाइज कंडीशन थी, दिस इज ऑल्सो अ जनरलाइज सोरियासिस। ये भी ऑल ओवर द बॉडी इन्वॉल्व कर रहा होगा। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? दिस इज़ कि इसमें जो स्केलिंग है, जो हमने अभी तक सोरियासिस की कैरेक्टरिस्टिक लीजन पढ़ी है, वो नहीं होगी। सो स्केलिंग ऑफ सोरियासिस विल बी एब्सेंट इन एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। ये BCQ में पूछा जा सकता है कि एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस का एक स्पेशल बात क्या है? दैट इज स्केलिंग ऑफ सोरियासिस विल बी एब्सेंट। जनरलाइज कंडीशन है ये भी। इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत हो सकती हैं बिकॉज इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें कार्डिक फेलियर हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, एडीमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये सारी कंडीशंस क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा होता है क्यूटेनियस ब्लड फ्लो और फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस की वजह से डिहाइड्रेशन है, हाइपोथर्मिया है, और साथ ही साथ क्यूटेनियस ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, वहाँ पे एडिमा हो सकता है और इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं जब बॉडी इतनी ज़्यादा कंडीशन से। जी, अगर आपको एक स्किन लीजन है तो इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस वैसे भी बढ़ जाते हैं। देन वी हैव अ सोरियाटिक आर्थराइटिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोरियाटिक आर्थराइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो एसोसिएटेड विद सोरियासिस स्किन कंडीशन। इसकी मैंने आपको इनिशियली बता दिया था, HLA-B27 की म्यूटेशन, आपने HLA-B27 की इन्वॉल्वमेंट आपने याद रखनी है। देन पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है इसमें। एंड अ करेक्टरिस्टिक फीचर दैट इट विल बी द सीरो नेगेटिव, जो RA फैक्टर होगा इसमें नेगेटिव होगा। 5 टाइप्स ऑफ द सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी। ये 5 टाइप्स क्या क्या होती हैं? नंबर 1 इज अ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। बेसिकली जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं डिस्टल वाले, ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसमें जो करेक्टरिस्टिक आपको मिलता है कि आपको नील लीजन्स मिल रही होती है, नेल की इन्वॉल्वमेंट मिल रही होती है, और 80% जो ये केसेस होती हैं उनमें नेल चेंजेस आपको नजर आएंगे। कौन कौन से? ऑन्कोलाइसिस, नेल पिटिंग, देन व्यूज लाइंस, ये सारे जो मैंने आपको 5 बताए थे वो आपको इसमें नजर आते हैं। देन वी हैव एसिमेट्रिकल ओलिगो आर्टिकुलर आर्थ्रोपैथी। इसमें आपके पास मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, एसिमेट्रिकल मैनर में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, मोस्ट कॉमनली हैंड्स और फीट्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और स्यूसैज शेप डिजिट्स हो जाते हैं। ये क्या होता है कि जो आपकी डिजिट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे एक्सट्रीम स्वेलिंग हो जाएगी, दैट विल बी स्यूसैज शेप्ड डिजिट्स। Then we have a symmetrical polyarthritis. Oligoarthropathy will be asymmetrical. Polyarthropathy will be symmetrical. Hand, wrist ही इन्वॉल्व हो रहा होगा, और द पैटर्न विल बी रिमेटाइड पैटर्न। रिमेटाइड पैटर्न में क्या होते हैं? जो आपके स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स और रिस्ट होते हैं, हैंड्स और फीट होते हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। देन वी हैव आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। इसमें क्या होगा? डिजिट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी और बोन की रिजॉर्प्शन हो जाएगी, एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन विल गिव टेलीस्कोपिंग अपीयरेंस। ये आपको पिक्चर से दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर इस तरीके से है ना, तो बीच में से इस तरीके से अपीयरेंस हो जाती है, बीच में से कर्व बन जाता है, बिल्कुल ना आड़ी टेढ़ी सी फिंगर्स हो जाती हैं। ये मैं टेलीस्कोपिंग अपीयरेंस आपको पिक्चर से समझ आ जाएगी। स्पॉन्डाइलाइटिस की बात की जाए तो देयर विल बी अ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट, वो भी एसिमेट्रिकल। HLA-B27 की एसोसिएशन भी होती है स्पॉन्डाइलाइटिस आर्थराइटिस में। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सोरियासिस। उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी बताई है मैंने आपको इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस से रिलेटेड। थैंक यू।